एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम लोग सीए इंटर जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, जो कि है सप्लाई अंडर जीएसटी, जो है डिफाइन हमारे सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अंदर। आप लोगों को पता है जो सप्लाई है वो क्या है, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट होता है। मतलब टैक्सेबल इवेंट का मतलब है जिसके अकरेंस से टैक्स लायबिलिटी जो है, जीएसटी की जो लायबिलिटी है वो राइज होती है। सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं, मतलब सप्लाई होने के लिए, मतलब जीएसटी लगने के लिए आपका ट्रांजैक्शन का सप्लाई के अंडर फॉल होना बहुत जरूरी है। तो इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सप्लाई को इन डिटेल रिवाइज करने वाले हैं। आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं जल्द से जल्द उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और ये जो पीडीएफ में इस सेशन में यूज करने वाला हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी का जो सप्लाई चैप्टर है वो इन डिटेल रिवाइज करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को सप्लाई का एक क्या करूंगा, ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को सप्लाई का फ्लो समझ में आ जाएगा और आगे के कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आप लोग उसे लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने सप्लाई के ओवरव्यू की तरफ। ठीक है, देखो ये जो है सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट है। ठीक है, ये क्या बोलता है, इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है सेक्शन 71A, सेक्शन 71(2), ठीक है, और सेक्शन 71 कैपिटल ए। तो ये जो 3 सबसेक्शन है वो हम लोगों को इसके अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, तो सेक्शन 71 जो है वो बात करता है सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा, और सेक्शन 72 क्या बात करता है, क्या क्या हमें सप्लाई में एक्सक्लूड करना है। फिर सेक्शन 71 कैपिटल ए जो है शेड्यूल 2 की बात करता है, जो बताता है कि हमें कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड ट्रीट करनी है और कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर 3 सबसेक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, सेक्शन 71 के अंदर हम लोगों को शेड्यूल 1 भी पढ़ना है, जो कि है सेक्शन 71C के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 72 में हम लोगों को शेड्यूल 3 पढ़ना है, जो कि बताता है कौन कौन सी ऐसी सप्लाईज हैं जो जीएसटी में नहीं आएंगी। फिर उसके बाद 71 कैपिटल ए बताता है शेड्यूल 2, जो कि बताता है कि कौन सी एक्टिविटी को हमने ट्रांजैक्शन इन सप्लाई ऑफ गुड्स मांगनी है, कौन सी ट्रांजैक्शन को हमें सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट करना है। तो ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या है, सेक्शन 7 के अंदर हम लोगों को मेनली क्या है, ये 3 सबसेक्शन पढ़ने हैं। और सेक्शन 71 के अंदर हमें 4 सबसेक्शन दे रखे हैं जो हम लोगों को इन डिटेल रिवाइज करने हैं। फिर उसके बाद हम लोग 71 कैपिटल ए पढ़ेंगे, फिर 71(2) पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 क्या करते हैं, सप्लाई को इन डिटेल रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा 71A, हम लोगों को 71A पढ़ना है। सबसे पहले 71A में क्या बोला हुआ है, सेक्शन 71A में बोला हुआ है सप्लाई इंक्लूड्स, मतलब इसका मतलब हुआ जो सप्लाई की डेफिनेशन है, आप लोग सही ध्यान से समझना, ये सप्लाई की डेफिनेशन जो है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या हुआ, ये जो आप लोगों को सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल जो दिख रहे हैं, ये एक तरीके से क्या है, ये क्या है, एग्जाम्पल्स हुए। इसका मतलब इसके अलावा भी और फॉर्म्स हो सकती हैं जो सप्लाई की हो सकती हैं। ठीक है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन हमारी सप्लाई की डिफाइन की गई है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पढ़ना, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप लोगों को ये सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे 252 के अंडर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ेंगे 2102 के अंदर। ठीक है, 2102 के अंदर। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। ठीक है, made or agreed to be made for consideration by a person in the course of furtherance of business। आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है कि क्या है, सप्लाई के अंदर ये सारी की सारी फॉर्म्स जो हैं गुड्स और सर्विसेज की अगर होंगी और किस लिए होंगी, किसके अगेंस्ट होंगी, कंसिडरेशन के अगेंस्ट होंगी, बाय अ पर्सन
और कैसे होंगी, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होंगी, जब भी हम माने जाएगा कि ये सप्लाई है। मतलब कि हम लोगों को यहाँ 4 टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। एक तो क्या, गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन, कंसीडरेशन की डेफिनेशन और लास्ट में हमारा बिजनेस की डेफिनेशन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग क्या चलते हैं, गुड्स की डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर सर्विस की डेफिनेशन, फिर कंसीडरेशन ऑफ बिजनेस को हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो गुड्स जो डिफाइन है मैंने आप लोगों को बताया 252 के अंदर डिफाइन है, 252 के अंदर डिफाइन है। ये गुड्स क्या बताता है, गुड्स की डेफिनेशन बताती है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, क्या मानी जाएंगी, गुड्स मानी जाएंगी। सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या मानी जाएंगी, गुड्स मानी जाएंगी। बट इसमें एक्सक्लूड करा हुआ है मनी और सिक्योरिटी। तो ये हमारा बताता है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी और सिक्योरिटी क्या माना जाएगा, हमारा गुड्स माना जाएगा। बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। आप लोगों को पता है एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट भी है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पहले जो है एक्शनेबल क्लेम क्या थे, कुछ स्पेसिफाई एक्शनेबल क्लेम थे जो कि थे लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। तो आज की डेट में क्या है, जो एक्शनेबल क्लेम है उसको हम लोगों को एक्शनेबल क्लेम की जगह पे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पढ़ना है, जो कि लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, लॉटरी है ना, और ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेस, ये सब है हमारे अब आज की डेट में एक्शनेबल क्लेम में इंक्लूड होते हैं। आप लोगों को पता है कि गुड्स की डेफिनेशन में क्या, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी और सिक्योरिटी। आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। आप लोग को मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो हमारे जीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं है। तो हम लोग जनरल क्लोज में अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता है मूवेबल प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी विच इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हुई, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड्स लैंड बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। ठीक है, थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। तो ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हो गई। मनी की डेफिनेशन में हम लोगों को पढ़ा, मनी जो है वो किसी भी तरीके की करेंसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि आरबीआई परमिट करता है, बट इसमें एक्सक्लूड नहीं होता, बट इसमें इंक्लूड नहीं होता क्या, कोई भी ऐसी मनी जो आप लोगों ने हेल्ड कर रखी है, किसके लिए, उसकी न्यूमरिस्टिक वैल्यू के लिए। न्यूमरिस्टिक वैल्यू के लिए मतलब कि आप लोगों ने बहुत पुराने जमाने की जो है असरफियाँ क्या हैं, क्या कर रखी हैं, कलेक्ट कर रखी हैं, और आप लोग क्या करोगे, आज की डेट में उन्हें ज़्यादा रेट पे बेच दोगे। तो ये क्या है, आपने करेंसी क्या कर रखी, हेल्ड कर रखी है फॉर इट्स न्यूमरिस्टिक वैल्यू। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी भी है हमारे सेक्शन 2101 में हमारे सिक्योरिटी डिफाइन है, और वो कहता है कि सिक्योरिटी की डेफिनेशन वही होगी जो हमारे सकरा एक्ट में डिफाइन है। तो इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी की डेफिनेशन दी गई है, जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके अंदर वो सारी की सारी सिक्योरिटी जो कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, वो सारी की सारी सिक्योरिटी यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड की यूनिट, सरफासी की यूनिट, या फिर कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से कोई भी यूनिट्स आप लोगों को इशू की गई हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, या फिर आपका सिक्योरिटी के अगेंस्ट में कोई भी राइट या इंटरेस्ट है, तो वो भी सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों ने क्या करा, गुड्स की डेफिनेशन को कवर करा। आप लोग आ जाते हैं हम लोग सर्विस की डेफिनेशन पे। सर्विस की डेफिनेशन भी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कहता है एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटी। आप लोगों ने देखा मनी और सिक्योरिटी जो है आप लोगों को गुड्स की डेफिनेशन से भी बाहर कर दी गई, और यहाँ सर्विस की डेफिनेशन से भी मनी और सिक्योरिटी को बाहर कर दिया गया। लेकिन आप लोग ध्यान में रखना, यूज ऑफ मनी को जो है, यूज ऑफ मनी एंड इट्स कन्वर्जन को क्या है, सर्विस की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया। सिमिलरली हमारा सिक्योरिटी के भी यूज को या सिक्योरिटी को सेल परचेज के टाइम पे हम लोगों ने कोई भी ट्रांजैक्शन दिया, कोई भी कमीशन दिया, कोई भी टैक्स दिया, वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा। आप लोगों को पता है यूज ऑफ मनी का मतलब है, यूज ऑफ मनी और इस कन्वर्जन का मतलब है, जैसे आप लोग कोई भी
मनी को क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कराने गए हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आप लोगों ने कोई कमीशन दिया है, ठीक है, या फिर आप लोगों ने कोई भी टैक्स ट्रांजैक्शन काटा है या कमीशन दिया है, तो वो सारा का सारा यूज ऑफ मनी में आ जाएगा, उस पे जीएसटी लग जाएगा और वो सर्विस माना जाएगा। फिर हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये जो मनी और सिक्योरिटी को मना करा हुआ है, मनी और सिक्योरिटी का मतलब क्या, मनी और सिक्योरिटी का मतलब हुआ जैसे आप लोगों ने किसी से लोन लिया, 1 लाख रुपीज का लोन लिया और आपने 1 लाख रुपीज 1 महीने के बाद वापस कर दिए, तो ये क्या है, प्योरली मनी की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो इसको भी क्या कर रखा है, गुड्स और सर्विस दोनों की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया हुआ है। इसी के साथ हमारा क्या होता है, सर्विस की डेफिनेशन भी क्या हम लोग खत्म कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट यहाँ पे डाला हुआ है, गुड्स और सर्विसेज, मतलब गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मोर प्रॉपर्टी, सर्विस मीन एनीथिंग अदर देन गुड्स बट एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी, इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। और सर्विसेज में इंक्लूड है यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, हमारे सर्विसेज की डेफिनेशन में आ जाते हैं। इसी के साथ आपका गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन खत्म होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन आ जाती है हमारी कंसीडरेशन की डेफिनेशन। कंसीडरेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है, कंसीडरेशन आप लोग समझो कि कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब कि आपने अगर सप्लाई करी है तो सप्लाई के अगेंस्ट में आप लोगों को कंसीडरेशन मिलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसे कंसीडरेशन सप्लाई नहीं माना जाएगा अनलेस वो शेड्यूल 1 की सप्लाई हो, ठीक है। तो आपका सप्लाई जीएसटी के अंदर सप्लाई होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अगेंस्ट में क्या है, कंसीडरेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो कंसीडरेशन किस फॉर्म में मिल सकता है, कंसीडरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। 2 क्लोज 31 कहता है, 2 क्लोज 31 कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड्स any payment made or agreed to be made whether in money or otherwise। आप लोगों को ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कंसीडरेशन जो है वो कैश की फॉर्म में हो, मनी की फॉर्म में हो, कंसीडरेशन जो है अदरवाइज भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको लैपटॉप दिया, आपने मेरे को कंप्यूटर दिया, तो ये भी एक तरीके से क्या है, कंसीडरेशन है, बट मनी की फॉर्म में नहीं है, ये अदरवाइज की फॉर्म में है, ठीक है। एनी पेमेंट मेड और एग्रीड टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू और इन इंड्यूसमेंट फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, मतलब कि आपने किसी सप्लाई के अगेंस्ट में, किसी की सप्लाई के रेस्पॉन्स में या फिर किसी सप्लाई के इंड्यूसमेंट में क्या करा है, पेमेंट करी है, कैसे की है, या वो मनी में की है या फिर अदरवाइज में की है, चाहे वो किसने की है, रिसिपिएंट ने की है या फिर किसी अदर पर्सन ने की है, ठीक है, वो क्या माना जाएगा, कंसीडरेशन माना जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता कोई भी सब्सिडी जो कि प्रोवाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब कि लोकल अथॉरिटी ने अगर कोई भी क्या है, लोकल अथॉरिटी ने, प्राइवेट कंपनी ने या पब्लिक कंपनी ने, किसी ने भी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर सब्सिडी प्रोवाइड की है तो वो आपकी क्या है, वैल्यू में ऐड हो जाएगा। अगर सब्सिडी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा, मतलब वो कंसीडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसी की तरह हमारे क्या है, सेकंड क्लोज भी दे रखा है, क्या सेकंड क्लोज बोलता है कि भाई द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट और फॉरबिडेंस, मतलब आपने क्या करा, किसी के कहने पे कोई काम किया या फिर किसी के कहने पे कोई काम नहीं किया, जिसे आप लोग कहते हैं फॉरबिडेंस का मतलब है कोई भी काम ना करना, मतलब आपने आपको पता है नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट्स होते हैं बहुत जगह पे, तो एक तरीके से क्या है, फॉरबिडेंस है। आपको किसी ने पैसे दिए और बोला कि आप क्या करना, 5 साल तक इतने ये काम मत करना, तो ये क्या एक तरीके से फॉरबिडेंस है। या फिर आपको किसी ने 10 लाख रुपए दिए और बोला कि आप लोग ये काम स्टार्ट कर दो, तो ये क्या हुआ, ये भी एक तरीके से क्या हुआ, एक्ट करने के लिए आपको क्या दिया गया, पैसा दिया गया। तो क्या होगा मॉनेटरी वैल्यू आपको लेनी है, कोई भी काम करना या ना करने की जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, वो भी आपने काम किस लिए किया है, किसके रिस्पेक्ट में किया है, कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में किया है, उसके रिस्पॉन्स में किया है, या फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ किया है, चाहे वो एक्ट
या फॉरबिडेंस किसने किया है, रेसिपिएंट ने किया है या फिर किसी और पर्सन ने भी किया है, तो भी ये कंसीडरेशन का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, बट इसमें सिमिलरली सेम वे में वो इंक्लूड नहीं होता क्या, जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कंसीडरेशन में क्या पढ़ा, आप लोगों को सिंपली 4 चीज याद रखनी है। आप लोगों को क्या मिला है, मनी मिला है, अदरवाइज मिला है, या फिर आपने एक्ट किया या फॉरबिडेंस किया है। मॉनेटरी वैल्यू आपको लेनी है एक्ट ऑफ फॉरबिडेंस की। ठीक है, आपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में किया है, उसके रिस्पॉन्स में किया है, या फिर इंड्यूसमेंट में किया है, चाहे वो रेसिपिएंट ने किया हो चाहे अदर पर्सन ने किया हो, बट इसमें इंक्लूड नहीं होता सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लास्टली हमारा आ जाता है एक कॉमन पॉइंट दोनों के लिए, जो डिपॉजिट है। डिपॉजिट बोलता है कि अगर आपको क्या दिया गया है, डिपॉजिट दिया गया है, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा अनलेस एंटिल आप उस डिपॉजिट के अमाउंट को किसके रिस्पेक्ट में, सप्लाई के रिस्पेक्ट में एडजस्ट नहीं कर देते। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या होता है, कंसीडरेशन का जो डेफिनेशन है वो भी कवर होती है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पर्सन की डेफिनेशन में। तो पर्सन की डेफिनेशन जो डिफाइन है वो 284 के अंदर डिफाइन है, जो कि कहता है कि पर्सन में सब कुछ इंक्लूड होगा। ये भी क्या इंक्लूसिव डेफिनेशन है, बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एचयूएफ, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, या फिर कोई भी कंपनी, या फिर कोई भी फर्म, या फिर कोई भी बीओआई, या फिर एओपी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट और आर्टिफिशियल जुडिशियल। मतलब इसने क्या करा, हर टाइप के पर्सन जो है इंक्लूड कर लिए गए हैं, हर टाइप के पर्सन क्या कर लिए, इंक्लूड कर लिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी पर्सन की डेफिनेशन। मतलब जीएसटी एक्ट में जहां भी पर्सन दिख रहा है वो ये माना जाएगा कि ये सारे के सारे पर्सन की बात हो रही है, अनलेस अनटिल उन पर्सन की डेफिनेशन से कुछ स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया जाए। तो इसी के साथ हम लोगों ने 4 डेफिनेशन अभी तक करी। कौन कौन सी हम लोगों ने करी, गुड्स, सर्विस, पर्सन और कंसीडरेशन। और लास्ट हमारी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बचती है बिजनेस की डेफिनेशन। बिजनेस की डेफिनेशन में हम लोगों को क्या बोलता है, ये मैंने आप लोगों को कंसीडरेशन को एक चार्ट की फॉर्म में दे रखा है। कंसीडरेशन क्या होता है, मॉनिटरी और अदरवाइज हो सकता है, मेड और एग्री टू बी मेड। ठीक है, बाय अ रेसिपिएंट और अदर पर्सन। सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई, और इंक्लूड नहीं होगा डिपॉजिट अनलेस वो क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए सप्लाई के अगेंस्ट में। सिमिलरली सेकंड क्लोज कहता है कंसीडरेशन होगा मॉनिटरी वैल्यू किसकी, किसी भी एक्ट की या फॉरबिडेंस की, रेसिपिएंट ने की है या फिर अदर पर्सन ने। इसमें भी इंक्लूड नहीं होगा क्या, सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो डिपॉजिट अनलेस अंटिल इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ जाती है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 2 क्लोज 17 में जो डिफाइन है वो है बिजनेस की डेफिनेशन। बिजनेस में सिंपल हमें क्या बोला गया है, कोई भी बिजनेस की डेफिनेशन में सिंपल क्या बोला हुआ है, इट इंक्लूड एनी ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चरर प्रोफेशन वोकेशन एडवेंचर वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट फॉर पैक्यूनरी बेनिफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस आप लोग कोई भी कर रहे हो, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर कर रहे हो, ठीक है, प्रोफेशन वोकेशन एडवेंचर वेजर कुछ भी कर रहे हैं आप, चाहे आपके इंटेंशन प्रॉफिट कमाने की हो या नहीं हो, वो बिजनेस में इंक्लूड हो कर लिया जाएगा। सेकंड क्लोज कहता है एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लोज 1। मतलब कि आप कोई भी क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो या एक्टिविटी कर रहे हो जो कि क्या है, इंसिडेंटल और एंसिलरी है किसके, सब क्लोज ए के। मतलब आप सपोज करो किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है आपका, और आपका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम कोई स्क्रैप निकलता है और आप स्क्रैप को सेल करते हो, तो ये स्क्रैप को जो सेल करने हैं वो भी बिजनेस में ही माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इंसिडेंटल और एंसिलरी है क्लोज ए के। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्लोज सी क्या कहता है कि एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ क्लोज ए वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूटी रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन। मतलब आप किसी भी वॉल्यूम में कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी में कर रहे हो, रेगुलरिटी में कर रहे हो, कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हो, मतलब आपका क्या है, इरेगुलर भी है, अगर वो काम करने का तरीका कैजुअल भी है तो भी क्या माना जाएगा, अगर वो सब क्लोज ए
सब क्लोज ए से रिलेटेड है, उस नेचर का है, तो क्या हो जाएगा, वो बिजनेस में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स और सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। मतलब आप कमेंस करने वाले हो कोई भी बिजनेस, और बिजनेस कमेंस करने से पहले अगर आपने कोई भी गुड्स सर्विसेज या कैपिटल गुड्स लिए हैं तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में मान लिए जाएंगे। और अगर आप सपोज करो कि आपने कोई बिजनेस क्लोज करा है और क्लोजिंग के टाइम पे आपके गोडाउन में, आपकी फैक्ट्री में या आपके ऑफिस में बहुत सारे गुड्स या स्टॉक रखे हुए हैं, तो वो भी क्या माना जाएगा आफ्टर क्लोजर भी अगर आपको उसको सप्लाई कर रहे हो, आफ्टर क्लोजर भी आप उन गुड्स को सेल कर रहे हो तो भी वो सप्लाई माना जाएगा, वो बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोविजन बाय अ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर अ सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन। मतलब आप लोगों को पता है कोई भी क्लब होते हैं, सोसाइटी होती है, एसोसिएशन होते हैं, वो क्या करते हैं अपने मेंबर को फॉर कंसिडरेशन बहुत सारे सर्विसेज देते हैं, मतलब उनसे सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं और उन्हें फैसिलिटीज देते हैं। तो ये जो फैसिलिटीज, ये जो कंसिडरेशन लिया गया है, ये सब क्या हो जाएगा, बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद आता है एडमिशन। आपका एडमिशन हुआ है क्या, आपने एडमिशन लिया है फॉर कंसिडरेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस। आप लोगों को पता है आप किसी भी पार्क में जाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, आप किसी भी इवेंट में जाते हो या फिर है ना किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाते हो, तो आप लोगों को पता है उसके लिए आप लोगों को एक एडमिशन फीस दी जाती है। तो वो एडमिशन फीस जो आपने दी है वो भी बिजनेस में इंक्लूड मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्लोज जो आता है वो आता है जी क्लोज, और ये कहता है कि सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ ऑफिस which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession और vocation। मतलब इसका मतलब वो है अगर आप कोई भी होल्ड कर रहे हो ऑफिस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है कंपनी को क्या करता है, सर्विसेज देता है। वो क्या करता है, कंपनी में एक ऑफिस होल्ड करता है और सर्विसेज देता है कंपनी को। तो वो जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, वो भी क्या मानी जाएगी, बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ रेस क्लब, है ना, बाय वे ऑफ टोटलिसेटर और लाइसेंस और अ लाइसेंस टू अ बुक मेकर इन सच क्लब। आप लोगों को पता है कोई भी मशीन, कंप्यूटर जो है क्या करती है, रिकॉर्ड करती है बैट्स को, या फिर जो टोटल अमाउंट होता है उसको डिवाइड करती है विनर्स के बीच में, ठीक है। या फिर कोई भी क्या है, बैटिंग वेजर्स है, कोई भी वेजरिंग कर रहा है, ठीक है, बुक मेकर है जो है ना प्रोवाइड करता है वेजरिंग, किस लिए, जो जनरल पब्लिक को कोई कहीं किसी भी रेस के अंदर, है ना, रेस कोर्स के अंदर या स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर। तो ये सारी सर्विसेज भी बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड होगी। और नेक्स्ट जो है और लास्ट जो है हमारी सर्विस है वो है कोई भी एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी करती है, किस ट्रांजैक्शन को करती है, कोई भी ट्रांजैक्शन करती है जिसमें वो क्या है, एज अ पब्लिक अथॉरिटी क्या है, एंगेज हो, ठीक है। तो वो क्या माना जाएगा, वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में माना जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा हो जाता है बिजनेस की डेफिनेशन भी कंप्लीट, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, मैं आप लोगों को एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा है सेक्शन 7(1)(a। सेक्शन 7(1)(a) में हम लोगों ने अभी पढ़ा है क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, है ना, फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। कुछ फॉर्म्स हैं वो हम लोगों ने अभी वो भी हम लोगों को पढ़ लिए हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके गुड्स क्या होंगे, कंसिडरेशन क्या होगी, सप्लाई किस सर्विस किसी कहा जाएगा, और पर्सन क्या होंगे, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा बिजनेस आखिर किसे कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्या होता है, सेक्शन 7(1)(a) जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7(1)(b) की तरफ। नहीं, इससे पहले हम लोगों को पढ़ना है सेक्शन 7(1)(a). सेक्शन 7(1)(a). सेक्शन 7(1)(a) क्या कहता है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एक बार कि सेक्शन 7(1)(a) हम लोग चार्ट से पढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार क्या कहता है, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बिटवीन अ पर्सन other than individual and its member or constituent for cash deferred payment or other valuable consideration। मतलब कि पहला जो क्लोज था,
ए वाला जो क्लोज था वो भी कंसीडरेशन की बात करता है, सेकंड जो ए है वो भी कंसीडरेशन की बात कर रहा है। ये क्या कहता है, आप लोगों को पता होगा जीएसटी पर्पज से कोई भी मेंबर है और उसका बॉडी है, जो भी एसोसिएशन है या बॉडी है, वो क्या माने जाते हैं, जीएसटी पर्पज से डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं। मतलब कि कोई भी पर्सन अपने मेंबर को या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और सर्विस किसके अगेंस्ट में दे रहा है, कंसीडरेशन के अगेंस्ट में दे रहा है, तो उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन वो पर्सन जो है, वो पर्सन की डेफिनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ी 284 में, उस पर्सन में सारे के सारे पर्सन ले लेंगे हम लोग अदर देन इंडिविजुअल। ठीक है, इसको हम लोग एक चार्ट से देख लेते हैं जो मैंने नीचे आप लोगों के लिए दे रखा है। ये देखो, ये क्या कहता है कि जीएसटी पर्पज से मेंबर क्या, कोई भी पर्सन जैसे कि एसोसिएशन और क्लब और उसके मेंबर या कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या माने जाएंगे, डीम टू बी टू सेपरेट पर्सन माने जाएंगे। ठीक है, सप्लाई के अंदर। ठीक है, और क्या होगा इस ट्रांजैक्शन पे क्या होगा, जीएसटी भी लग जाएगा। ठीक है, एनी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन अमंग अ पर्सन और मेंबर अदर देन इंडिविजुअल फॉर कंसीडरेशन, तो वो सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद क्या आता है हमारा, जो नेक्स्ट आता है 7(1)(b। 7(1)(b) जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। आप लोगों को पता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज की बात होती है। इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है हमारे कस्टम एक्ट से गवर्न होते हैं। तो ये भी कहता है इंपोर्ट करिए आपने कोई भी सर्विसेज फॉर कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में देनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्विस की बात करी जाती है, और दूसरा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, ये क्या माना जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं एक चार्ट से आप लोगों को और अच्छे से क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। ये देखो, आई होप आप लोगों को ये सेशन जो है अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिए। ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम पे मेरे को रीच आउट करिए, मैं आप लोगों की जो भी क्वेरी होगी उसको रिजॉल्व कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हम लोगों को शेड्यूल 1 के अंदर भी पढ़ना है। मैंने ये कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट बना के दिया हुआ है। कहता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर आपने की है, अगर वो विदाउट कंसीडरेशन है, तो आप लोगों को पता है 7(1)(b) में आ जाएगा। और 7(1)(b) क्या कहता है, फॉर बिजनेस है तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, और नॉट फॉर बिजनेस है तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन क्या है, जीएसटी के अंदर जब आप लोग एग्जेम्पशन पढ़ोगे तो वहां पे अगर बिजनेस नॉट फॉर बिजनेस इंडिविजुअल ने, गवर्नमेंट ने, चैरिटेबल ट्रस्ट ने इंपोर्ट किया अपने पर्सनल यूज के लिए, और विद कंसीडरेशन अगर इंपोर्ट किया है और पर्सनल पर्पस के लिए किया है, किसने, इंडिविजुअल ने, गवर्नमेंट ने, चैरिटेबल ट्रस्ट या ठीक है इन लोगों ने, तो उस केस में ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसके बाद आ गया विदाउट कंसीडरेशन की अभी बात हम लोग शेड्यूल 1 के अंदर करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को विद कंसीडरेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 7(1)(c). 7(1)(c) जो है वो हमारी बात करता है सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए पढ़ना। सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन क्या कहता है मैं आप लोगों को इसकी एक बार ओवरव्यू देता हूं कि जैसे सपोज करो क्या है, आप लोगों ने तीनों क्लोज पढ़े अभी तक, 7(1)(a), 7(1)(b). ठीक है, ये तीनों के तीनों क्लोज में आप लोगों ने देखा होगा कि बात हो रही है सप्लाई अगर आपने की है किससे, विद कंसीडरेशन, तो ही ये सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। लेकिन जो 7(1)(c) है ये क्या कर रहा है, चार ऐसे पैराज इंक्लूड कर रहा है। अगर ये आप लोगों ने ये ट्रांजैक्शन आप लोगों ने विदाउट कंसीडरेशन भी की है तो भी ये सप्लाई में इंक्लूड कर ली जाएंगी। ठीक है, इन्हें डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, 7(1)(a), b और c में हम लोगों ने कंसीडरेशन के साथ सप्लाई देखी। 7(1)(c) में हम लोग 4 सप्लाई देखने वाले हैं जो कि विदाउट कंसीडरेशन होंगी। ठीक है, इसके अंदर 4 सप्लाई आती हैं। सबसे पहले इसका निमोनिक मैंने एक बना रखा परी। ठीक है, पापा की परी वाली परी नहीं, नॉर्मल परी। ठीक है, पी से क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट की सर्विसेज। ए से आता है हमारा एसेट्स, ऐसे बिजनेस एसेट्स
जो जिस पे आप लोगों ने क्या ले लिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, मतलब परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। आर से आता है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन। लास्ट में आता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, क्या है वो कहाँ पे है, एस्टेब्लिश्ड है आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये 4 ट्रांजैक्शन जो है आप लोगों को शेड्यूल 1 के अंदर पढ़ने हैं, इनको आइए हम लोग डिटेल में एक बार समझते हैं। ठीक है, हाँ जी, शेड्यूल 1 में 4 ट्रांजैक्शन मैंने आप लोगों को बताए। जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो आता है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। मतलब इसमें आप लोगों को कुछ चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ये प्रोविजन जब भी अट्रैक्ट होगा जब आप लोगों ने बिजनेस एसेट्स पे आईटीसी ले लिया हो। ठीक है, सेकंड सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एसेट्स का ट्रांसफर होगा जब भी ये प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। अदरवाइज अगर सर्विसेज ट्रांसफर हुई है या कुछ हुआ है तो उस केस में प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये पैरा जब भी अट्रैक्ट करेगा, कुछ ये जो कंडीशन है पूरी हो जाएंगी। कौन सी कंडीशन? सबसे पहले इसका क्या होना चाहिए, ट्रांसफर और डिस्पोजल होना चाहिए बिजनेस एसेट्स का। सेकंड क्या होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, और आईटीसी क्या हो जाना चाहिए, अवेल्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये जो लास्ट कंडीशन है आईटीसी अवेल्ड वाली, वो किस किस कंडीशन पे लगेगी, किस कंडीशन पे लगेगी। अगर सपोज करो अगर आपका कोई भी एसेट्स है जिस पे आईटीसी ब्लॉक था, तो ये कंडीशन आपकी पूरी नहीं होगी और आप पे ये पैरा एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड, अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल भी था लेकिन आप लोगों ने अवेल नहीं करा, तो भी ये कंडीशन आपकी पैरा 1 में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है, अगर आपने आईटीसी नहीं लिया है तो बेशक आपने परमानेंट ट्रांसफर भी किया है, विदाउट कंसीडरेशन किया है, तो ये इस पैरा में फॉल नहीं होगा। लास्ट आता है बिजनेस एसेट्स 2 एलिजिबल लेकिन आप लोगों ने नहीं लिया। ठीक है, ये वही है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि बिजनेस एसेट जो है वो हमारे जीएसटी लॉ में डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को समझ में आया कि हमारा जो पैरा 1 है वो क्या कहता है, परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स का ट्रांसफर होना चाहिए, सर्विसेज का नहीं होना चाहिए। और बिजनेस एसेट जो है हमारा जीएसटी लॉ में डिफाइन नहीं है। ठीक है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड का मतलब है आप लोगों ने आईटीसी उस एसेट पे क्लेम कर लेना चाहिए। अगर उस पे आईटीसी ऑलरेडी ब्लॉक है तो ये पैरा एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपका आईटीसी ब्लॉक नहीं है, स्टिल आपने आईटीसी नहीं लिया, तो भी ये पैरा एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ आपका क्या होता है, ये जो पैरा है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। और ये एग्जांपल आप लोग एक बार देख लीजिए। आप लोग एक लैपटॉप खरीद के लाए जिसका बेसिक प्राइस 1 लाख रुपए था और आप लोगों ने जीएसटी पे करा 18,000 और उसका आईटीसी भी अवेल कर लिया, और उसके बाद आप लोग क्या करते हो, परमानेंट ट्रांसफर करते हो उस लैपटॉप को, तो उसे डीम सप्लाई मान लिया जाएगा एज पर पैरा 1 ऑफ द शेड्यूल 1। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड पैरा पे। सेकंड पैरा आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहता है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज समझा देता हूँ कि डिस्टिंक्ट पर्सन आप लोगों को पता है कि जो डिफाइन है सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 और 5 के अंदर। सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 और 5 क्या कहता है कि अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं या फिर आपकी मल्टीपल एस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि डिफरेंट स्टेट में क्या है, रजिस्टर्ड है अंडर द सेम पैन, तो वो क्या माना जाएगा, हर एक ब्रांच जो भी डिफरेंट स्टेट में रजिस्टर्ड है वो अगर एक दूसरे को सप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस केस में उसे भी सप्लाई माना जाएगा और उन दोनों को आपस में फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी डिस्टिंक्ट पर्सन, सेपरेट पर्सन ट्रीट किया जाएगा। सिमिलरली अगर 25(5) क्या कहता है कि अगर आपकी एक ब्रांच दिल्ली में रजिस्टर्ड है और आपकी दूसरी
ब्रांच जो हरियाणा में है, एस्टेब्लिशमेंट जो हरियाणा में है, वो रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ये दोनों के दोनों ब्रांचेस, दोनों के दोनों एस्टेब्लिशमेंट क्या माने जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। और ये आपस में जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसे उन्हें क्या कर दिया जाएगा, सप्लाई ट्रीट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको और डिटेल में हम लोग आगे अभी पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने क्या करा है, एक रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन ने दूसरे रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर किए हैं गुड्स या सर्विसेज, तो वो क्या मान लिए जाएंगे, और वो क्या है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। अगर ये विदाउट कंसीडरेशन भी होंगे तो भी क्या मान लिया जाएगा, इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, आप लोगों को पता है, जब आपकी ब्रांचेस, आपकी एस्टेब्लिशमेंट होती है तो आप लोग विदाउट कंसीडरेशन ही क्या करते हो, उन्हें गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर कर देते हो। बट जीएसटी पर्पज से अगर आपने विदाउट कंसीडरेशन भी किया है तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे रखी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की। मतलब अगर आपके एम्प्लॉयर ने आप एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट दिया है एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू द अमाउंट ऑफ 50,000, तो क्या मान लिया जाएगा, वो गिफ्ट सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये 50,000 की लिमिट पर एम्प्लॉय और पर फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करनी है। अगर ये लिमिट 50,000 से 1 रुपये भी ऊपर पहुंच जाती है तो पूरे का पूरा अमाउंट पे जीएसटी लग जाएगा। सेकंड चीज हम लोगों को यहाँ पे देखनी है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को परक्यूजिट देता है, जैसे कि मेडिकल अलाउंस देता है, ट्रैवलिंग अलाउंस देता है, मेडिकल इंश्योरेंस देता है, बहुत सारे बेनिफिट देता है जो कि उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, मतलब कि जब वो एम्प्लॉयमेंट में आया तो उसके टर्म्स में ये सारे के सारे परक्यूजिट क्या थे, डिफाइन थे। अगर एम्प्लॉयर ये सारे परक्यूजिट उसे ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट देता है तो भी उस पर क्या लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये दो डेफिनेशन जो है बहुत अच्छे से देखनी है। एक रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, सेकंड होती है हमारी डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन। आप लोगों को पता है कि ये जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है वो कहाँ पे डिफाइन है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन डिफाइन है। और ये क्या कहता है, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन कहता है कि भाई किस अगर वो पर्सन क्या है, ऑफिसर्स और डायरेक्टर हैं वन अनदर बिजनेस के, तो वो क्या मान लिए जाएंगे, आपस में रिलेटेड मान लिए जाएंगे। अगर सच पर्सन्स आर लीगली रिकग्नाइज्ड पार्टनर, अगर वो दोनों के दोनों पार्टनर्स हैं, रिकग्नाइज पार्टनर हैं, तो भी वो आपस में क्या मान लिए जाएंगे, रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं, आप एक दूसरे में उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो भी वो रिलेटेड मान लिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है अगर एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल और होल्ड 25%, आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग शेयर, ठीक है, और शेयर ऑफ द बोथ ऑफ देम। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, किसी कंपनी को ओन करता है, कंट्रोल करता है, या फिर उसके क्या करता है 25% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है। अगर वो दोनों कंपनी के, अगर मिस्टर ए है, वो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को ओन्स करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, और दोनों के 25% से ज्यादा अगर शेयर भी होल्ड करता है, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड आपस में रिलेटेड मान लिए जाएंगे। वन ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर। ठीक है, अगर वो आपस में ही एक दूसरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं तो आपस में वो रिलेटेड मान लिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है अगर बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पार्टी, अगर ए कोई पर्सन है और बी को भी कंट्रोल करता है और सी को भी कंट्रोल करता है, तो वो आपस में बी और सी क्या मान लिए जाएंगे, रिलेटेड पार्टी मान लिए जाएंगे। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पार्टी। अगर ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, वो क्या करते हैं, सी लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं, दोनों के दोनों, तो ए और बी क्या मान लिए जाएंगे, रिलेटेड पार्टी मान लिए जाएंगे। और दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, अगर वो सेम फैमिली के मेंबर्स हैं तो भी वो मान लिए जाएंगे। यहाँ पे जहाँ भी पर्सन की बात हुई है उसमें इंक्लूड होगा क्या, इलीगल पर्सन भी इंक्लूड होगा। उसके बाद अगर हमारे सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है या सोल कंसेशनर है, वो भी क्या माना जाएगा, जीएसटी।
अगर हमारा वो सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है या सोल कंसेशनर है तो भी वो क्या माना जाएगा, जीएसटी पर्पज से हमारा रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन खत्म होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 25(4) और 5 के अंदर। ठीक है, ये सेक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि अ पर्सन, ये सेक्शन कहता है अ पर्सन who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in a state or union territory, or more than one state or union territory, shall in respect of each such registration be treated as distinct person for the purpose of this act. Let's suppose मिस्टर ए, मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको। मिस्टर ए था, उसकी क्या थी, इतना बड़ा बिजनेस है मिस्टर ए का इतना बड़ा बिजनेस है। उसने क्या करा, एक अपना क्या है हेड ऑफिस, यहाँ पे हेड ऑफिस अपना यहाँ पे खोला हुआ है। ठीक है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, सपोज करो ये हेड ऑफिस है हमारा चंडीगढ़ में। ठीक है, ये हेड ऑफिस चंडीगढ़ में है और मिस्टर ए क्या कर रहा है, मिस्टर ए ने मुंबई में 2 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर 1, रजिस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या माना जाएगा, ये सारे के सारे, एक मुंबई में रजिस्ट्रेशन, 2 रजिस्ट्रेशन मुंबई में, एक दिल्ली में, एक हरियाणा में और एक बेंगलोर में। ठीक है, अगर बेंगलोर वाला सप्लाई करता है हरियाणा वाले को तो क्या ये जीएसटी के अंदर माना जाएगा। अगर ये विदाउट कंसीडरेशन भी करता है तो भी ये क्या माना जाएगा, तो भी ये सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, अगर हरियाणा वाला चंडीगढ़ को करता है या फिर चंडीगढ़ वाला मुंबई को करता है या फिर मुंबई के विद इन स्टेट के अंदर भी अगर कोई रजिस्ट्रेशन, 2 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं और ये आपस में सप्लाई करते हैं तो भी इसे क्या माना जाएगा, विदाउट कंसीडरेशन भी करेंगे तो भी इसे सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी। अगर इस यूनियन टेरिटरी के अंदर भी आप लोगों ने क्या ले रखे हैं, 2 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं और आप लोग इन दोनों रजिस्ट्रेशन में क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, गुड्स सेल करते हो आपस में विदाउट कंसीडरेशन, तो भी ये क्या माने जाएंगे, जीएसटी पर्पज से सप्लाई माने जाएंगे और उस पर जीएसटी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने विद इन स्टेट या फिर एक से ज़्यादा स्टेट या एक से ज़्यादा यूनियन टेरिटरी या फिर विद इन यूनियन टेरिटरी एक या एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, तो आप किसी भी रजिस्ट्रेशन के बिटवीन आप क्या करते हो, आपस में सेल या परचेज करते हो, तो वो सप्लाई माना जाएगा। इवन आपने क्या करा है, विदाउट कंसीडरेशन किया है। सेकंड आपका क्लोज जो आता है, सेकंड क्लोज आता है आपका सेक्शन 25(5). ये बोलता है कि अगर आपका हरियाणा है जो नॉट रजिस्टर्ड है और आपका बेंगलोर जो है रजिस्टर्ड है, तो भी क्या माना जाएगा, बेंगलोर और हरियाणा क्या माने जाएंगे, आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। और आप यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज आपस में अगर सेल परचेज करते हो इवन विदाउट कंसीडरेशन, तो भी ये क्या माना जाएगा, जीएसटी पर्पज से सप्लाई माना लिया जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, आया हो। उसके बाद ये देखो, एक मैंने क्या दे रखा है, टेबल दे रखी है, वेदर द एस्टेब्लिशमेंट है सेम पैन, अगर उस एस्टेब्लिशमेंट की सेम पैन है, यस। ठीक है, उन्होंने क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखे, यस, तो क्या मान ली जाएंगे, वो डिस्टिंक्ट पर्सन मान ली जाएंगे। अगर सेम पैन है लेकिन उन्होंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखे तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन की बात ही नहीं आती। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, शेड्यूल 1 का पैरा 2 भी खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पैरा 3। पैरा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स से सर्विसेज की बात नहीं करता है। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, मतलब आप किसी भी प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को क्या करे, सप्लाई ऑफ गुड्स करे, लेकिन विदाउट कंसीडरेशन किया। ठीक है, विदाउट कंसीडरेशन किया, तो क्या ये जो सप्लाई की गई है विदाउट कंसीडरेशन, ये जो ट्रांसफर किया गया है विदाउट कंसीडरेशन भी, तो इसे सप्लाई माना जाएगा। वही हमारा पैरा 3 जो है बताता है। ये क्या बोलता है, कहता है कि अगर प्रिंसिपल ने जो विदाउट कंसीडरेशन एजेंट को सप्लाई की है और आगे जो एजेंट आगे कस्टमर को जब सेल कर रहा है गुड्स और सेल के टाइम पे एजेंट क्या कर रहा है, इनवॉइस पे अपना नाम, अपना जीएसटीएन लिख के दे रहा है, तो वो क्या मान लिया जाएगा, शेड्यूल 1 में कवर मान लिया जाएगा। और ये जो सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन भी हुई थी
वो भी क्या मान ली जाएगी, पैरा 3 के अंदर आ जाएगी और इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। ये बस आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि आगे एजेंट जो है कस्टमर को सेल करते टाइम इनवॉइस में अगर अपना क्या कर रहा है, अपना नाम या अपना जीएसटी नंबर लगा के दे रहा है, तो उस केस में शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगी। अगर वो प्रिंसिपल का ही नाम और जीएसटीएन यूज कर रहा है तो वो क्या है, शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगी। और उस केस में जो ये सप्लाई किसने करी है, प्रिंसिपल ने करी है एजेंट को, विदाउट कंसीडरेशन, वो क्या है, पैरा 3 में नहीं आएगी। ठीक है, आप लोगों को ये चीज समझ में आई? सिंपल है बहुत। ये क्या कहता है क्या कहता है कि अगर इनवॉइस जो इशू करा है एजेंट ने कस्टमर को प्रिंसिपल के नेम पे किया है तो वो शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। अगर वो एजेंट ने कस्टमर को अपने नाम पे इनवॉइस इशू करा है तो वो शेड्यूल 1 और पैरा 3 में आ जाएगा। उस केस में सप्लाई अगर विदाउट कंसीडरेशन भी हुई है, किसने की है, प्रिंसिपल ने एजेंट को की है, या फिर एजेंट ने कोई सप्लाई रिसीव की है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो वो क्या मान ली जाएगी, शेड्यूल 1 और पैरा 3 के अंदर मान लिया जाएगा और विदाउट कंसीडरेशन में भी उस पर सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट जो क्या है पैरा है वो है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। क्या कहता है कि आपने क्या करा है, किसी भी पर्सन ने इंपोर्ट किया है, किससे सर्विसेज इंपोर्ट की है, यहाँ पे गुड्स की बात नहीं होती, रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट किया है या फिर एस्टेब्लिशमेंट से इंपोर्ट किया है जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया और विदाउट कंसीडरेशन किया है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन है। सबसे पहले आपने किया है विदाउट कंसीडरेशन किया है। सेकंड, आपने रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन से किया और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है, तो ही उस इंपोर्ट पे क्या है, अगर वो विदाउट कंसीडरेशन भी होगा तो भी उस पर सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज विद कंसीडरेशन तो आप लोगों को पता है, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई होगा, ये हम लोगों ने 7(1)(b) में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 7(1)(c) में विदाउट कंसीडरेशन में पढ़ा, क्या, अगर आप इंपोर्ट करते हो रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन से इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो ही वो सप्लाई होगा, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, अदरवाइज सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या होते हैं, ये चारों के चारों शेड्यूल जो पैरा हैं शेड्यूल 1 में, वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। आप लोगों को ये चारों के चारों पैरा में एक बार और अच्छे से रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। पैरा वन कहता था परमानेंटली ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। ठीक है, आपने बिजनेस एसेट्स ट्रांसफर करा, परमानेंट करा और आईटीसी अगर आपने ले लिया था, अगर ये विदाउट कंसीडरेशन भी किया है तो भी ये सप्लाई मान लिया जाएगा। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो अगर आपने क्या करा है, सप्लाई किया है रिलेटेड पार्टी से और डिस्टिंक्ट पर्सन से, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी किया है तो भी क्या मान लिया जाएगा, ये क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। आप लोगों ने डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद आता है उसके बाद आता है हमारा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। आपने इंपोर्ट किए कोई भी सर्विसेज किससे रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन से जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अगर आपने वो विदाउट और इन द आपने कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट की है रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन से जो कि वो लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, इवन विदाउट कंसीडरेशन बट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो मान लिया जाएगा सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था एक और सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, है ना, ऑन विच द एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, या फिर एजेंट इज रिसीविंग द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो हमने उसमें पढ़ा अगर एजेंट अगर गुड्स रिसीव करता है किससे एजेंट ने गुड्स रिसीव करे किससे, प्रिंसिपल से, और जो एजेंट है वो आगे क्या कर रहा है, वो आगे कस्टमर को गुड्स सेल कर रहा है और सेल करते टाइम जो इनवॉइस है वो इशू कर रहा है प्रिंसिपल के नेम पे, तो ये शेड्यूल 1 और पैरा 3 की सप्लाई पे में कवर नहीं होगा।
अदरवाइज अगर वो एजेंट अपने अपने नाम पे क्या कर रहा है, इनवॉइस इशू कर रहा है कस्टमर को, तो ये पैरा 3 की सप्लाई मान ली जाएगी। और अगर ये विदाउट कंसीडरेशन भी दी गई थी किसके द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट को, तो वो भी क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हमारे क्या होते हैं, चारों के चारों पैरास खत्म होते हैं। इसके बाद हमारे कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डर हैं जो कि आईसीआई की बुक में डिफाइन थे, वहां से मैंने आप लोगों को ये यहाँ पे समझाने के लिए आप इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, एक शॉपकीपर ने सेल किए पेन, कितने 100 रुपए के पेन सेल किए बायर को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल ट्रांजैक्शन इन सेल हो गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आपने क्या करे, कंपनी ने ट्रांसफर करे गुड्स किसको, फैक्ट्री से अपने डेपो को, किसके, सेल पर्पज से, तो इसको क्या हो गया, नॉर्मल ये ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर का एग्जांपल हो गया। ठीक है, आप कोई भी न्यू कार खरीदने जा रहे थे 5 लाख की। ठीक है, आपने क्या करा, ओल्ड कार दे दी और क्या कर दिया, साथ में 4 लाख रुपीज भी दे दिए कैश में। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन हो गया, क्योंकि इसमें मॉनेटरी वैल्यू भी इंक्लूड हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, डॉक्टर अपने बार्बर के पास गया, बार्बर से बाल कटवाए और उसने क्या करा, इन रिटर्न उन्होंने मेडिकल कंसल्टेंसी दे दी बार्बर को। तो ये नॉर्मल क्या हो गया, बार्टर ट्रांजैक्शन हो गया, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट आता है एक भूषण जी ने क्या करा, डोनेट करे ब्लैक बोर्ड टू योगानिस्ट, किसको, संस्थान को, और योगानिस्ट संस्थान ने क्या करा, ब्लैक बोर्ड जो डोनेट करे थे उस पे प्रिंट करवा दिया, गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। ये नॉर्मली क्या है, विदाउट कंसीडरेशन है, और ये क्या है, एक तरीके से फिलांथ्रोपिक पर्पस से दिया गया है, ये विदाउट कंसीडरेशन है, और ये शेड्यूल 1 में भी कवर नहीं होता। तो आप लोगों को पता है, अगर विदाउट कंसीडरेशन कोई भी सप्लाई है और वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं है, तो वो क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट भी यही है, श्रीमती दुर्गा देवी ने डोनेट करे सम मनी, किसको, टेम्पल को। ठीक है, किसके, इन द मेमोरी ऑफ हर लेट फादर। टेम्पल ट्रस्ट ने कंस्ट्रक्ट करा एक रूम इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सच डोनेशन एंड रोड डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी इन मेमोरी ऑफ हर फादर। मतलब ये क्या है, एक तरीके से कोई भी इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, ये सिंपली आपको पता है फिलांथ्रोपिक पर्पज से दिया गया है। अगर इसकी जगह पे क्या लिखा होता, कोई भी एडवर्टाइजमेंट की गई होती श्रीमती दुर्गा देवी के लिए, अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट की होती जिससे उसका बिजनेस में कोई इम्पैक्ट पड़ता या फिर कोई भी उसको पैक्यूनरी बेनिफिट होता, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में आता। या सिंपली आप लोगों को पता है फिलांथ्रोपिक पर्पज से दिया गया और कोई भी कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट आता है, ऋषभ ने क्या करी, कार अपनी पर्सनल यूज के लिए करी और बाद में उसने सेल कर दी कार डीलर को। तो आप लोगों को पता है ये पर्सनल पर्पज से है और इन द कॉस्ट ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इस पे जीएसटी नहीं आएगा। सिमिलरली मणिकर्णिका ने क्या करा, अपने ओल्ड गोल्ड बैंगल्स क्या करे एंड अर्निंग, किसको सोल्व कर दिए, आभूषण ज्वेलर को। ये आपको पता है कि इंडिविजुअल ने अपने क्या करे हैं, पर्सनल पर्पस के से ये क्या करी, ट्रांजैक्शन की है, तो ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ये सप्लाई भी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता है कि जब भी कोई भी एडमिशन के लिए हम लोग पैसे देते हैं, किसी भी जगह पे एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, अम्यूजमेंट पार्क हो, ठीक है, तो क्या होता है, तो उसे सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया जाता है। क्योंकि आप लोगों ने जब बिजनेस की डेफिनेशन में पढ़ा था तो क्या है, एडमिशन टू एनी इवेंट वो वहाँ पे इंक्लूड किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है रॉयल टर्फ रेस क्लब क्या थे, एंगेज इन फैसिलिटिंग अ वेजरिंग बैटिंग ट्रांजैक्शन ऑन हॉर्स प्लेस थ्रू टोटलिसेटर, है ना। तो क्या होगा, ये आपको पता है ये सर्विसेज जो है सप्लाई की डेफिनेशन में आती हैं और क्या है, इस पे क्या है, जीएसटी भी अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, मतलब कि कोई भी एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, आज की डेट में सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाते हैं, गुड्स की डेफिनेशन में इन्हें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रमैया क्या थे, प्रोप्राइटर थे, उन्होंने रिसीव करा कि आर्किटेक्ट सर्विसेज फॉर हिज पर्सनल पर्पस, पर्सनल रेसिडेंस फ्रॉम आर्किटेक्ट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। कितने कंसिडरेशन,
$5,000 में। तो आप लोगों को पता है क्या है, ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज जो उसने की है वो क्या है, आप लोगों ने जब पढ़ा था 7.1 में जब आप लोगों ने पढ़ा है वहाँ पे लिखा था आप अगर कंसिडरेशन के अगेंस्ट में कोई भी इम्पोर्ट करते हो सर्विस, तो वो चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, उसे क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम लोग एग्जाम्पशन चैप्टर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का कवर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, इसी के साथ हमारा सप्लाई जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा यहाँ पे सप्लाई चैप्टर जो है ये क्या होता है, शेड्यूल 1 के साथ हमारा यहाँ पे कवर होता है। इसके बाद हमारा पड़ता है, हमारा जो बचता है शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 और जो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम के हैं सीबीआईसी ने पब्लिश किए हैं, वो भी हम लोग आने वाले टाइम पे, आने वाले मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उनको रिवाइज करेंगे। ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ, और बाकी का जो आप लोगों का पेंडिंग जो बचा है सप्लाई, वो मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ लेके आऊँगा। और इस वीडियो में आप लोगों के अगर कोई भी डाउट या आपकी क्वेरी कोई भी होगी तो आप प्लीज़ उसे मेंशन करना, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूँगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोग को इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ बाकी के जीएसटी के पार्ट के साथ। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।